जैव प्रक्रम का ही एक भाग है आपका श्वसन। श्वसन, पोषण, पाचन, ठीक। और आज हम श्वसन से स्टार्ट करेंगे कि श्वसन होता क्या है। देखिए, श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है जो हमें क्या देती है, ऊष्मा देती है और ऊर्जा देती है। यानी श्वसन एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है जो हमें ऊष्मा और ऊर्जा देती है। तो आज हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो कहते हैं सब लोग श्वसन, श्वसन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो श्वसन में पहले हम जानेंगे ऐसे अंगों को जो हमारे शरीर में जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं या श्वसन प्रक्रिया करने में सहायक होते हैं। वैसे जैसे आप लोग के दिमाग में होगा कि जैसे नाक से सांस लिया जाता है। चलिए ठीक है, नाक से सांस लेते हैं तो नाक से जब सांस लेंगे तो मुंह से भी तो खोल सकते हैं। अगर नाक को बंद कर दिया जाए तो मुंह से ले लेंगे, मुंह को अगर बंद करते हैं तो नाक से भी सांस ले सकते हैं। इस तरह से होता क्या है कि नाक और ये मुंह आपके ये श्वसन अंग नहीं है, ये तो सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन मेन कार्य किसका होता है? श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? वो हमारे मनुष्य के अंदर जो अंग होते हैं, जैसे स्तनधारी हैं। स्तनधारी जो होते हैं तो वो किसकी सहायता से सांस लेंगे? फेफड़े की सहायता से। जैसे मान लीजिए मुझे ही सांस खींचना है, ऐसे करके खींचते तो क्या होता है, फेफड़ा फूलता है। फिर जैसे ही आप ऑक्सीजन को अंदर यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो फिर फेफड़ा जो होता है वो नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो मेन कारण किसका हुआ? फेफड़े का हुआ। यानी स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़े की सहायता से सांस को लेते हैं, यानी श्वसन प्रक्रिया करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। स्तनधारी, देखिए अब ये ना रहे कि स्तनधारी दिमाग में आ गया कि स्तनधारी होता क्या है। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, यानी जो दूध पिलाते हैं, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी देखिए, लेडीज नहीं, जेंट्स भी स्तनधारी होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि स्त्रियों में जो होता है स्तन, वो स्तन ग्रंथि पाई जाती है। स्तन ग्रंथि पाई जाने के कारण उनके स्तन दिखाई देते हैं, और मनुष्यों में यानी बॉयज़ में या जेंट्स में जो होता है स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसलिए उनके स्तन जो होते हैं उभर कर नहीं आते हैं और वो पता नहीं चलते हैं। लेकिन लेडीज़ों में स्तनधारी होने का कारण यह है कि उसमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। स्तन ग्रंथि पाई जाने के कारण ही उनके स्तन दिखाई देते हैं, ठीक। तो स्तनधारी महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं। तो स्तनधारी हो गए। तो स्तनधारी श्वसन प्रक्रिया किसके माध्यम से करते हैं? फेफड़ों के माध्यम से करते हैं, ठीक। यानी सभी स्तनधारी जो होते हैं वो श्वसन प्रक्रिया जो होते हैं वो फेफड़े के माध्यम से करते हैं। और दूसरा क्या है आपका? कीट। कीट का मतलब क्या हुआ कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपनी श्वसन प्रक्रिया किसके द्वारा करते हैं? श्वास नलिका के द्वारा, ठीक। यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अपनी श्वसन प्रक्रिया श्वास नलिका के द्वारा करते हैं। और जलीय जीव, जलीय जीव मतलब जो जल में रहते हैं वो क्या? गिल्स, ठीक, गलफड़ों द्वारा। गिल्स यानी जलीय जीव, जैसे मछली हो गया। मछली क्या होता है आपका? जलीय जीव है, और ये गलफड़ों के द्वारा से अपना श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट करता है, ठीक। जैसे अब एक मेढक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेढक देखिए 3 तरह से श्वसन प्रक्रिया करता है। कैसे करता है? मेढक जो होता है जब वो जवानी अवस्था में होता है तो वो त्वचा से यानी बाहर की त्वचा जो होती है उससे वो सांस लेता है, अपना श्वसन प्रक्रिया करता है। और जब मिट्टी के अंदर भी रहता है, मिट्टी के अंदर भी रहेगा, तब भी आपका त्वचा से ही वो श्वसन प्रक्रिया करता है। लेकिन जब जमीन पे आ जाएगा, यानी ऊपर, देखते हैं ना कि जब बरसात होता है तो मेढक अचानक ऊपर आ जाते हैं, फिर जैसे ही बरसात गायब हो गया, पता नहीं मेढक कहाँ जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो जब जमीन के अंदर चले जाते हैं तो जमीन के अंदर जाने पर वो क्या होता है? वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करने लगते हैं। और उनका जो मेढक जो बच्चा होता है, जिसको हम टैडपोल भी कहते हैं, वो गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे देखे होंगे जब मेढक का बच्चा होता है तो पानी में जब रहता है वो, तो ऐसा लगता है जैसे वो मछली है। यानी बच्चा जब मेढक का पैदा होता है तो उसकी जो बनावट होती है वो बनावट किसकी तरह होती है? तो मछली की तरह होती है। और जब मछली की तरह वो दिखता है तो वहाँ पर वो श्वसन प्रक्रिया किसके द्वारा करेगा? गिल्स के द्वारा, यानी गलफड़ों के द्वारा करता है, ठीक। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, देखते हैं कि मतलब मेढक को ही पकड़ लेते हैं, सिधरी गिरई टेंगना समझ के उसको पकड़ लेते हैं कि ये सब जो ये मछली है। तो मछली वाकई में वो मछली नहीं होता है, वो मेढक का ही बच्चा होता है जिसे हम टैडपोल कहते हैं। और वो जो होता है आपका गिल्स यानी गलफड़ों के द्वारा वो श्वसन प्रक्रिया करता रहता है, ठीक। इस तरह से हम अब आपको बताए हैं कि श्वसन होता क्या है, ठीक। तो श्वसन एक उपापचयी क्रिया होती है, अपचायी क्रिया होती है, जो या ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जो हमें ऊर्जा या ऊष्मा देता है, ऊर्जा या ऊष्मा देता है। और इसके अंग को बता दिया गया। अंग आपके कौन कौन से हैं? श्वसन प्रक्रिया के अंग
यानी किन की क्रिया द्वारा हम श्वसन लेते हैं। जैसे स्तनधारी होते हैं वो फेफड़े के द्वारा सांस लेंगे, कीट जो होंगे वो श्वास नलिका के द्वारा लेंगे, जलीय जीव होते हैं वो गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। इसी में हम थोड़ा स्वच्छोवास के बारे में पढ़ेंगे कि स्वच्छोवास क्या होता है। स्वच्छोवास का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन यानी अंदर वायु को अंदर लेना और बाहर निकालने की प्रक्रिया सीधा सच है कि स्वच्छोवास का मतलब वायु को अंदर खींचना फिर उसी को बाहर निकालना, अंदर लेना और बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो स्वच्छोवास कहती है। देखिए जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करने का मतलब हम जानते हैं कि हमारे वायु में कई प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैस भी आपकी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितना है 78% है और ऑक्सीजन कितना है 21% है और CO2 आपका 0.03% है। इतना जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो इतना खींचते हैं, अपने अंदर खींचते हैं श्वसन प्रक्रिया में। तो 78% आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो गया। लेकिन जब हम उसी को बाहर निकालते हैं, अब बाहर निकालने में क्या होता है, देखिए 78% नाइट्रोजन आपने ग्रहण किया लेकिन जितना आपने लिया उतना आपने बाहर निकाल दिया। हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, श्वसन क्रिया के पश्चात हम नाइट्रोजन को यानी 78% को पूरा पूरा बाहर निकाल दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन हमने लिया 21%, ठीक, 17% उसको हमने बाहर निकाला, 4% नुकसान हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 1 से भी कम लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी CO2 1 से भी कम लिया गया यानी 0.03% लिया गया और हमने निकाला कितना 4% निकाल लिया। 1 से ज़्यादा भी निकालना है यानी सबसे ज़्यादा हमने क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हम जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं यानी वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु को ग्रहण करते समय नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 28% और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% होता है। जब हम बाहर निकालते हैं उसी प्रक्रिया को तो क्या होता है, नाइट्रोजन तो पूरा पूरा निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन आपका 70% केवल निकाला जाता है और CO2 जो होता है वो 4% निकाला जाता है। इस तरह अंदर और बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वायु की वो हमारा स्वच्छोवास कहलाती है। ठीक, अब इसी में हमें पढ़ना है कि जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं हम। मेन टॉपिक का मतलब ये हुआ कि हम पढ़ना चाहते हैं श्वसन के बारे में। तो श्वसन के बारे में देखिए स्टार्टिंग क्या होता है कि श्वसन प्रक्रिया, यहाँ पर हमने कुछ फिगर आपका बनाया है कि किस तरह से ये श्वास नलिका जो है और साइड में आप ये देखते हैं कि फेफड़ा है। ठीक, श्वास नलिकाओं के द्वारा जैसे ही ऑक्सीजन इसमें आता है तो ऑक्सीजन ये पूरा इसमें फेफड़े के अंदर फैलता है। फेफड़ा क्या होता है, फूल जाता है, जैसे गुब्बारा होता है। गुब्बारे पे जब हवा आप भरते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है, छोड़ते हैं तो पूरा हवा जब बाहर निकल जाता है तो पचक जाता है। ठीक, तो जब पचक जाता है तो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। सेम उसी तरह से मेरा फेफड़ा भी काम करता है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं ऐसे करके तो वो नॉर्मल अवस्था में नहीं रहता है, वो फूल जाता है। जैसे उसको छोड़ते हैं तो फिर वो नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। तो ये फेफड़े की झिल्ली हो गई। देखिए इस फेफड़े के नीचे ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो होता है फेफड़े के नीचे यहाँ पर होता है, फेफड़े के नीचे। ठीक, जैसे आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो नीचे जो डायफ्राम होता है वो फिर CO2 को बाहर निकालने के लिए अंदर से प्रेशर डालता है, चल भाई जितना आया तो अब बाहर निकल जा। ठीक, तो इस तरह से वो डायफ्राम काम करता है। ठीक, यानी इसको धकेलता रहता है ऊपर की दिशा में कि जो भी इसमें अपशिष्ट गैसें होती हैं उसको वो बाहर निकाल देता है। ये जो होते हैं वायु कोष्ठक होते हैं। चलिए यहाँ से पहले हम बताते हैं आपको कैसे कैसे काम करेगा श्वास नलिका। तो ये नासा छिद्र, पहले यहाँ से चलते हैं। ये जो होता है आपका ये नाक के जो ये 2 छेद होते हैं जिसमें बाल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं। ठीक, बाल होते हैं, ये क्या कहता है, बाहर से जो भी धूल के कण उड़ आते हैं तो ये बाल जो होता है क्या करता है, उनको रोक के रखता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, नासा छिद्र। उसके ऊपर जैसे जाते हैं यहाँ पर देखिए नासा कपाट होता है, हड्डी होती है यहाँ पर नासा कपाट। ठीक, नासा कपाट में अगर थोड़ा सा भी आप मार देते हैं तो बहुत तगड़ा चोट लगता है, वो नासा कपाट होता है। तो और इसके ऊपर देखिए नासा कपाट हो गया और यहीं पर देखिए जब मॉर्निंग टाइम में आप उठते हैं तो इसके ऊपर हल्का पसीना टाइप जो दिखता है उसे ठीक सीबम कहते हैं। जब ऐसे करते हैं तो चिपचिपा पदार्थ होता है वो आपका सीबम होता है। नासा कपाट हो गया। नासा कपाट के अंदर जब जाते हैं तो इसमें आपका अंदर से लिक्विड वाला पदार्थ होता है। ठीक, तो लिक्विड वाला पदार्थ होता है, जब वो वायु की तेज धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उस सूख जाता है, पपड़ी बन जाती है, फिर आप उसे निकाल कर बाहर कर देते हैं। ठीक, ग्रसनी होता है, फिर उसके नीचे आते हैं ग्रसनी, स्वरतंत्र, श्वास नलिका, ब्रोनकाई, ब्रोकियोलेस, वायु कोष्ठक, ब्लड और सेल, इतनी चीज़ें आपके इसमें पाई जाती हैं। तो नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। ठीक, ग्रसनी क्या होता है, ये भोजन और हवा दोनों लेता है। ग्रसनी जो होता है ये भोजन भी लेता है और हवा भी लेता है। भोजन मतलब जो भी आप खाते हैं
तो उसको भी अंदर वो ग्रहण कर देता है, और जो आप ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन को भी अंदर वो खींच लेता है। तो ग्रसनी का काम क्या है कि भोजन को और हवा दोनों को ग्रहण करता है। स्वर तंत्र, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या होता है, ये गले में होता है, जैसे यहाँ नहीं, यहाँ से ध्वनि निकलती है, तो अगर इसको आप दबा देते हैं तो ध्वनि आपका बंद हो जाएगी, आवाज़ नहीं निकलेगी। तो स्वर तंत्र क्या होता है, वो आपकी आवाज़ को निकालने में सहायता प्रदान करता है। अभी झगड़ा हो जाए तो कहते हो कि चल तेरा टेटुआ दबा देंगे, तो यहाँ पर जो होता है ना, तो ये स्वर तंत्र होता है। जैसे आप इसको दबाएंगे तो आपकी ध्वनि क्या होती है, दबने लगती है, यानी आवाज़ आपकी पूरी नहीं आती है, तो उसको हम स्वर तंत्र कहते हैं। श्वास नलिका के यहाँ पर हमने बनाया ही है, इसके द्वारा हम ऑक्सीजन को जो भी ग्रहण करते हैं तो ये श्वास नलिकाओं के अंदर से अंदर जाता है, यानी फेफड़े तक पहुँचने का काम करता है। उसके बाद आपका ब्रोनकाई, ठीक, ब्रोक्यूलेस, एवेलस, वायु कोष्ठक, ब्लड सेल। तो वायु कोष्ठक क्या होता है कि श्वास नलिका के माध्यम से जो भी ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो वायु कोष्ठक में आपका अंदर जाता है, वायु कोष्ठक में वो भर लेता है, यानी वो हवा को क्या करता है, एकत्रित कर लेता है, हवा को एकत्रित कर लेता है। तो यहाँ पर हवा को एकत्रित करने के बाद फिर किसमें, ब्लड में, ब्लड क्या कर सभी कोशिकाओं को दे देता है, जितनी भी सेल्स बने, हमारे पूरा शरीर जो है सेल से बना हुआ है, सेल्स को दे देता है। सेल्स को देने के बाद ये वायु कोष्ठक आपका क्या करता है, हवा को भरता है, और वो हमारे ब्लड में यानी खून में उसका संचरण का परिवहन करता है, और उसके बाद धीरे धीरे से सभी सेल में पहुंच जाता है, सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है वो। देखिए इसी में देखिए जब श्वास नलिका होता है, एक चीज़ और इसमें आप बता देते हैं, यहाँ पर देखिए आपका होता है जिसके श्वास नलिका ही है, ये भी श्वास नलिका का, इसे बोलते हैं एपिग्लोटस। एपिग्लोटस होता है ये, ठीक, एपिग्लोटस हो गया। एपिग्लोटस का मतलब क्या होता है, देखिए पहले हम जब भोजन करते हैं, ठीक, हम जब भोजन करते हैं तो एक साइड में आपका एयर जाता है और दूसरे साइड में आपका भोजन जाता है, दो चीज़ें ध्यान देंगे, ठीक। एपिग्लोटस, जैसे श्वास नलिका ने पट गया तो यहाँ पर क्या होगा, एपिग्लोटस यहाँ पर होता है। एपिग्लोटस जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है, डायरेक्ट माइंड से होता है, यानी एपिग्लोटस का रिलेशन किससे होता है, डायरेक्ट माइंड से होता है। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो होता क्या है कि अगर आपने, अब आपका मान लीजिए माइंड है ऊपर, ठीक, माइंड यहाँ पर होता ही है, आप जानते ही हैं कि माइंड में जैसे ही आपने भोजन को ग्रहण किया, जब भोजन को ग्रहण करेंगे तो ये एपिग्लोटस जो होता है इधर हट जाएगा, यानी भोजन वाली नली को क्या कर देता है, रास्ता दे देता है कि वो भोजन वाली नली में जाए। और जब ऑक्सीजन आप ग्रहण करते हैं तो एपिग्लोटस क्या होता है, इस साइड आ जाता है, और एयर आपका एयर वाली नली से होकर जाता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ खाना खाते हैं तो आपका दिमाग एक जगह न रहकर चार तरफ घूमने लगता है, होता है कभी कभी खाते समय भी कुछ चीज़ें याद करने लगते हैं। तो खाते समय जब आप कोई चीज़ याद करने लगते हैं तो होता क्या है, माइंड वहाँ दो जगह बट जाता है। माइंड जब बढ़ जाएगा तो एपिग्लोटस जो होता है ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको कन्फ्यूज हो जाता है कि अब हम जाएं फूड की तरफ जाएं, यानी खाने वाली नली की तरफ जाएं या हवा वाली नली की तरफ जाएं। इसमें जब इसका कन्फ्यूजन होता है तो ये माइंड क्या कर रहा है, इसको संकेत नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो तो किसी और के ध्यान में बिजी है, इसलिए क्या करता है, ये कन्फ्यूज रहता है। अब भोजन इसने किया तो ये भोजन वाले को रास्ता न देकर क्या होगा, भोजन वाले पे बैठा रहा, तो भोजन अब कहाँ चला गया, वायु वाली नली पे चला गया, ठीक। तो जब वायु वाले नली पे चला गया तो क्या होगा, जब ये गलत रास्ते पे चला गया, जब गलत रास्ते पे चला गया तो इसको तो भाई प्रॉब्लम होगा ही। तो ये क्या करता है, उस भोजन को फिर ढकेलता है कि चलो अब तुम भागो हमारी नली से, ठीक, यानी हमारे घर से भागो, अब तुम गलत जगह आ गया, दूसरे घर में आ गए। ये डायफ्राम उस समय काम करता है, ये डायफ्राम इसको धक्का देगा, ऊपर धक्का देगा, फिर ये क्या होगा कि एपिग्लोटस देखता रहता है कि हटता है कि नहीं हटता है। तो एपिग्लोटस अपने स्थान से, तो ये तो यहाँ था ही, ठीक, ये हट गया यहाँ से, अब भोजन इसमें आने लगा, तो एयर क्या किया, इसको प्रेशर दे रहा है, दबाव डाल रहा है कि ये जो इस पर आया हुआ है भोजन, इस पर जो भोजन आया है वो हटे यहाँ से, यानी उसका रास्ता खाली हो जाए, क्योंकि जब तक हटेगा नहीं तब तक उसको प्रॉब्लम होगी। तो माइंड का काम क्या है, तो माइंड क्या कर रहा है, इसको मैसेज दे रहा है कि आपको किस तरह से काम करना है। तो जब भोजन करते हैं तो ये एपिग्लोटस इस साइड में हो जाता है, भोजन भोजन वाली नली में चला जाएगा, और जब हम वायु को ग्रहण करते हैं एपिग्लोटस इस साइड में आ जाएगा, वायु वाला वायु की नली में पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो मेरा दिमाग कुछ और लग जाता है या किसी और काम पे लग जाता है, कोई चीज़ को याद करने लगते हैं या किसी को याद करने लगते हैं, ठीक। तो जब किसी को याद करने लगते हैं तो हम भोजन करते हैं तो ये भोजन जो होता है भोजन वाली नली में न जाकर
कहाँ चला जाता है, वायु वाली नली में चला जाता है। और जब वायु वाली नली में चला जाएगा तो जब आप वायु वाली नली में भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो ये इसको धक्का देना, यानी डायफ्राम जो होता है उसको प्रेशर देने लगता है, और जब प्रेशर देगा तो ये भोजन को बाहर निकालना चाहता है। जैसे ही धक्का दिया, एक बार धक्का दिया, फिर आपको हिचकी आना, उसे कहते हैं हिचकी क्यों आता है। हिचकी आने का यही कारण है कि डायफ्राम जो होता है इसको धक्का दे रहा है, यानी फेफड़े को प्रेशर दे रहा है, और फेफड़े जो प्रेशर है तो वायु वाली नली को प्रेशर दे रहा है। थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वायु वाला जो नली होगा झाँक कर देखेगा कि निकला कि नहीं निकला, नहीं निकला, फिर एक बार प्रेशर देगा, फिर जैसे जैसे प्रेशर देगा बार बार, जैसे धक्का देगा वैसे उतनी बार आपको हिचकी आने लगेगी। फिर ये नीचे वाले कहेगा और जोर से धक्का लगाओ, तो डायफ्राम और जोर से धक्का लगाएगा, जैसे ही धक्का लगाएगा फिर ये धीरे धीरे निकल कर अपनी नली में आ जाता है, तब कहता है एकदम सुकून हो गया, वो निकल गया। ठीक, तो वहाँ पर आपकी हिचकी बंद हो जाती है। यानी हिचकी आने का कारण समझ में आया, ये डायफ्राम जो होता है यानी एपिग्लोटस जो होता है वो अपना स्थान छोड़ देता है, यानी भोजन से हवा में या हवा से भोजन में आ जाता है, तो माइंड जो है वहाँ पर कंफ्यूज जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है, या ये कहिए कि उसको मैसेज नहीं दे पाता है एपिग्लोटस को, इसलिए ऐसी स्थिति आती है और हिचकी आना चालू हो जाता है। और इसमें जो ब्लड होता है, इसमें वायु कोष्ठक में जो ब्लड होता है तो उसमें देखिए हीमोग्लोबिन होता है, और हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन जो क्या करता है वो ऑक्सीजन को, ठीक, ऑक्सीजन को बांटता है और CO2 को लेकर फेफड़े को दे देता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड भी पसंद है, यानी देखिए इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, जैसे इसमें ऑक्सीजन आया कि क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेगा और सारे कोशिकाएं जितनी होती हैं, ले भाई तू भी ले, सबको बांट देता है। ठीक, ऑक्सीजन सबको बांट लेगा और धीरे धीरे सबसे क्या करता है, तुम ऑक्सीजन देते रहो, ऑक्सीजन तुम भी लो, सबको दे देता है, जितनी भी उसके पास कोशिकाएं हैं। फिर सबसे क्या कहता है वो कि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी मुझे दो, कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर इसको दे देता है और डायफ्राम झटका देता है, फिर वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा CO पसंद है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, पसंद तो हीमोग्लोबिन को इससे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन आया तो हीमोग्लोबिन क्या किया, सबसे ऑक्सीजन को ले लिया और जितनी भी कोशिकाएं सबको दे दिया, अगले भाई तुझे ऑक्सीजन कमी, जल्दी जल्दी ले लो, सब लोग ले लो, बांट लो, सबको बांट देता है ऑक्सीजन। और उसके बाद सबसे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वो क्या करता है, डायफ्राम सीधे मारेगा, फिर झटका से बाहर हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर हो जाता है। लेकिन अब उसी ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आता है तो वो इसको भूल जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो वो ऑक्सीजन को भूल जाता है। तो जब ऑक्सीजन को भूल जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करना चालू कर देता है। जैसे होता नहीं है कि मतलब अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और अच्छे गर्लफ्रेंड को लाएगी तो अपने पुराने वाले को बोलकर नए वाले पे जोर डालना शुरू कर दोगे, ज़्यादा इंप्रेस हो जाओगे उस पर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है कि ऑक्सीजन को भूलकर वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रहण करने लगता है और पूरे वायु कोष्ठक में अब क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पहुंचाने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब पहुंचाने लगेगा तो पूरे में क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा और जब कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा तो आपको सांस नलिका में दिक्कत होगी, आपको फेफड़े में पूरी तरह से वो फैल जाता है। देखे होंगे कि कोरोना वाला माहौल जो चल रहा था तो इसी को क्या करता है, इसी को बाधित कर देता है, यानी पूरे फेफड़े के जालियों को क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे आप जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है वायु कोष्ठक तक नहीं पहुंच पाता है और जब वायु कोष्ठक तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कोरोना में यही हुआ था कि जब हम सांस नलिका, जो भी हमारे वायरस होते थे अंदर, वो सीधे वायु कोष्ठक को ढक देते थे, जाली बना लेते थे और जो भी हम ऑक्सीजन खींचते थे तो ये प्रेशर नहीं बनता था। ठीक, डायफ्राम जो होता था ये ऊपर धक्का भी नहीं दे सकता था और यहीं से वायु कोष्ठक जो है प्रवेश नहीं कर पाता था ऑक्सीजन को, इसलिए वहाँ पर मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे सिगरेट का धुआं होता है, सिगरेट का धुआं है बहुत लोगों को पसंद होता है, देखते हैं कि उसकी तरफ इंप्रेस होने लगते हैं और उसको भी ग्रहण करने लगते हैं और ऑक्सीजन को भूल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा पसंद करता है, ऑक्सीजन को कम करता है। ठीक, श्वसन देखिए, श्वसन दो जगह से होता है, फेफड़े से भी होता है और कोशिका में भी होता है। श्वसन कहाँ कहाँ होता है, दो जगहों में होता है। श्वसन दो जगह में, फेफड़े में भी होता है और आपका कोशिका से भी होता है। ठीक, और हम जब देखिए टाइडल वॉल्यूम जो होता है, टाइडल वॉल्यूम में एक बार में सांस ले सकते हैं कितना, टाइडल वॉल्यूम जो होता है एक बार में हम 500 ml तक सांस ले सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम में एक बार में कितनी बार सांस ले सकते हैं, 500 ml, यानी आधा लीटर तक हम सांस ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, हमारे मतलब लंग्स मतलब फेफड़े, हमारे फेफड़े की क्षमता कितनी होती है, टोटल क्षमता कितनी होती है, हम एक बार में लगभग 6000 ml
या 6000 ml कहिए या 6 लीटर बोलिए, ठीक, 6000 ml तक जो है हम सांस ले सकते हैं। और देखे होंगे कि ऑक्सीजन जो होता है आपका 3 तरह का होता है, एक पर्वत पर ले जाने वाला ऑक्सीजन जो होता है, और एक आपका समुद्र में, एक गहरे समुद्र में। तो जब हम पर्वत पर जाते हैं तो पर्वत पर सिलेंडर लेकर जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी होती है। यानी जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो पर्वत पे ऑक्सीजन के साथ साथ प्लस नाइट्रोजन गैस की सिलेंडर भरी होती है, जिसको हम ऊपर लेकर जाते हैं। और जैसे ही समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेकर जाते हैं। और गहराई, समुद्र की गहराई में जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन और हीलियम होता है। समुद्र की गहराई का मतलब मान के चलिए नीचे हम जाते हैं तो 300 फीट होना चाहिए, ठीक, समुद्र की गहराई के 300 फीट पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन और हीलियम से भरी हुई गैस को हम लेकर जाते हैं, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जगा हुआ इंसान, जगा हुआ मतलब इस समय जैसे हम इस अवस्था में हैं, तो एक बार में वो 16 बार सांस ले सकता है, ठीक ना। एक बार में वो, एक जगा हुआ इंसान जो होता है 16 बार, और सोया हुआ इंसान 12 बार, और छोटा बच्चा जो होता है वो 21 बार सांस ले सकता है। कितने मिनट में, 1 मिनट में। जो भी सांस लेने की गणना होती है वो प्रति मिनट किया जाता है, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और एक चीज़ आईसीयू, आईसीयू का नाम सुने होंगे। आईसीयू जो वेंटिलेटर होता है उसमें क्या होता है, कौन सी गैस होती है, जब ज़्यादा मैटर सीरियस हो जाता है तो आईसीयू वेंटिलेटर में ले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन होता है मास्क लगाकर, मास्क की तरह लगा दिया जाता है और उससे ऑक्सीजन शरीर के अंदर पेशेंट को पहुंचाया जाता है। दूसरा क्या होता है कि नली के द्वारा सांस को पहुंचाया जाता है, तो वो वेंटिलेटर कहलाता है आपका, ठीक। वेंटिलेटर, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो ये था आपका आज का टॉपिक श्वसन, और इसके बाद फिर हम लेकर जाएंगे पाचन, ठीक। पाचन के बारे में पढ़ेंगे।